Hello everybody, this is Amit. Welcome to my YouTube channel Field Science, and the topic we are going to discuss today is electronic configuration and valency of first 20 elements in the periodic table. तो इसमें हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मैं आपको 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कुछ रूल्स होते हैं। ऐसे ही रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम की कक्षाओं में, ऑर्बिट्स में नहीं जाते, वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। और वो रूल्स क्या हैं, हम पहले वो रूल्स देख लेते हैं। कोई ज़्यादा बड़े बड़े रूल्स नहीं हैं, वो 1 2 3 रूल्स ही हैं, बस ज़्यादा रूल्स नहीं हैं। तो सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो है 2n² का रूल। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एटम के अंदर अलग अलग टाइप की कक्षाएं होती हैं, जैसे K, L, M, N। इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जाएंगे, ये जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही नहीं होता रेंडमली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ रूल्स फॉलो करता है, उसको हम बोरबरी रूल्स या बोरबरी स्कीम कहते हैं। और ये 1 2 3 नियम हैं, इनके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी, बहुत ही सिंपल नियम है। तो पहला इसमें नियम आता है 2n² का नियम। 2n² के नियम में क्या होता है कि किसी भी एटम की कोई सी भी कक्षा में, किसी भी नंबर की कक्षा में आप हाईएस्ट जितने भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसका नंबर आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि 2 इसमें कांस्टेंट है, तो 2 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। सपोज कीजिए हमें पहली कक्षा में पता लगाना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हम यहाँ n की जगह लिख देंगे n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो पहली कक्षा हमें पता करना है कि भी कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, तो हम इसमें नंबर लिख देंगे 1 और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो जो हमारा रिज़ल्ट जो आएगा वो रिज़ल्ट आएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसमें हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। एक हो सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। आप सोचोगे भाई फर्स्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भी दूसरे नंबर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो आप लीजिए यहाँ पे इस तरीके से कीजिए, यहाँ 2 और यहाँ पे दूसरे नंबर की कक्षा में पता लगाना है, तो इस तरीके से। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ सकते हैं दूसरी कक्षा में। ठीक है। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऐसे ही आप कोई से भी नंबर की कक्षा में आप इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पता लगा सकते हैं। देखते हैं, चलिए चौथे नंबर की में देखते हैं कि 2 × 4 का स्क्वायर ये। ठीक है। तो चौथे नंबर की जो कक्षा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं आ सकते। 33 इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें, अगर वो 4th नंबर की कक्षा है किसी भी एटम की, तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 31 आ सकते हैं, 30 आ सकते हैं, 28 आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन 32 से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है। तो पहला हमारा रूल आपको क्लियर हो गया बोरबरी का, 2n²। 2n² वो संख्या है जो किसी भी ऑर्बिट के अंदर जितने भी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसकी संख्या वो बता सकती है। ठीक है। दूसरा जो रूल है, दूसरा रूल मैं बताता हूँ आपको। बोरबरी का दूसरा नियम ये कहता है कि सपोज कीजिए ये ये एटम है। एटम के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया बीच का, जहाँ पे न्यूक्लियस लिख रखा है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस है। ठीक है। और ये जो है कक्षाएं हैं, ऑर्बिट्स हैं, जैसे K कक्षा, L कक्षा, M कक्षा, N कक्षा, और भी कक्षाएं पॉसिबल हैं। और इसको, ये K को आप 1 भी कह सकते हैं, L को आप 2 भी कह सकते हैं, M को 3 भी कह सकते हैं, N को 4 भी कह सकते हैं। इस तरीके से मतलब इनकी नंबरिंग होती है, इनको डिनोट करते हैं कि कौन से नंबर की ये कक्षा है। ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा, ये इनको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। एनर्जी लेवल का मतलब इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी इससे ज़्यादा होगी,
इसकी इन दोनों से ज़्यादा होगी। ऐसे जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कक्षा की ऊर्जा या एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो बोरवरी का दूसरा नियम ये कहता है कि सबसे पहले पहले नंबर की कक्षा फुल भरेगी, जब वो पूरी तरह से भर जाएगी इसके बाद इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कक्षा में जाएगा, यानी कि दूसरी कक्षा में जाएगा। जब ये पूरी तरह से भर जाएगी तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स का भरना शुरू होगा, और जब ये पूरी तरह से भर जाएगी नियमों के इन अनुसार, तब चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तीसरी कक्षा भरी हुई नहीं है, नियमों के हिसाब से वो भरी हुई पूरी नहीं है और चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चला जाए, ऐसा नहीं होता। स्किपिंग नहीं चलती इसमें अब बताता हूँ मैं आपको तीसरा नियम। तीसरा नियम ये कहता है कि सपोज कीजिए एक एटम आपके सामने है। अब इसमें कितनी कक्षाएं आपको नज़र आ रही हैं? 1 2 3 4 कक्षाएं इसमें नज़र आ रही हैं। 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं कक्षाएं, तो ठीक है। तो इसमें फॉर इंस्टेंस ये इसमें एक एटम आपको दिखाया हुआ है, इसमें 4 कक्षाएं हैं, और 4 कक्षा में 2n² के हिसाब से आप देखिए चौथी कक्षा में कितने हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32 आ सकते हैं। लेकिन ये तीसरा नियम ये कहता है कि अगर ये लास्ट की कक्षा है, चौथी कक्षा उसकी लास्ट कक्षा है, और उसके बाद और कोई 5वीं या छठी कक्षा उसमें और आगे है नहीं, ठीक है। तो ये लास्ट की कक्षा है सपोज करो, और इसमें बेशक से 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन चूंकि ये लास्ट की कक्षा है इस एटम की, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। 8 इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्षा में हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाती है, वो एक स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेती है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर किसी एटम का हम देखें तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। 7 मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे, 8 तक भी मिल जाएंगे, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 9 नहीं मिलेंगे, 10 नहीं मिलेंगे। अगर तो किसी बुक में ऐसा दिया हुआ है 9 या 10 या ज़्यादा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वो बुक ही गलत है फ्रेंड्स। कुछ नियमों पे चलती है केमिस्ट्री, ठीक है। ओके, इसमें ये जो होता है सबसे लास्ट का ऑर्बिट, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी शेल। वैलेंसी शेल, और इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। और ये बॉन्ड्स बनाने में और वैलेंसी निर्धारण में ये इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ, जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा जहाँ तक है, कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक हमने कॉलम बनाया हुआ। तो इसमें छोटे छोटे कॉलम्स हैं कुछ, तो यहाँ लिख देंगे हम के, यहाँ लिख देंगे एल, यहाँ हम एम लिखेंगे, यहाँ एन लिखेंगे, यहाँ ओ लिखेंगे, ठीक है। तो ये कक्षाएं हैं, कक्षाओं को रिप्रेजेंट करते हैं ये कॉलम्स। और अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से करते हैं रूल्स को फॉलो करके। तो देखिए, सबसे पहला जो है हमारा हाइड्रोजन है, और ये सिंबल है इसका हाइड्रोजन का H, और इसका एटॉमिक नंबर है 1। एटॉमिक नंबर मैंने बताया था, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी कक्षाओं में। तो यानी कि इसकी कक्षाओं में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी के कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम यहाँ एक लिख देंगे। और पहली कक्षा की जो लिमिट होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, लेकिन पहली कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगली कक्षाएं पॉसिबल है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे हम डैश डैश लगा देंगे, ठीक है। अब अगला जो हमारा है वो है हीलियम He बोलते हैं इसको। इसमें एटॉमिक नंबर 2 आ रहा है, इसका मतलब इसमें इसके जो एक एटम है हीलियम का उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो पहली कक्षा में जो लिमिट है 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो फ्रेंड्स यहाँ हम लिख देंगे 2, और पहली कक्षा ही इसकी लास्ट कक्षा है, तो आगे की कक्षाएं पॉसिबल नहीं हैं, तो यहाँ पे हम डैश डैश लगा देंगे, ठीक है। और अब हम देखते हैं Li को, यानी कि लिथियम को। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 3 एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसकी कक्षाओं में जो भी कक्षाएं हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स हाईएस्ट आ सकते हैं, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। अब हमारा एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एल कक्षा में जाएगा, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे 1। और आगे की कक्षाएं पॉसिबल नहीं हैं, यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं, 2 और 1 3। ये देखिए 3 एटॉमिक नंबर। तो देखिए यहाँ पे MnO ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ डैश डैश लगा देंगे हम। देन Be को देखते हैं, Be में 4 हैं,
तो 4 में पहली कक्षा की लिमिट 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, वो फुल भर गई। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो वो दूसरी कक्षा में जाएंगे, तो वो बचे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। मैं पहले ही बता दूं, एल कक्षा की जो लिमिट होती है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इसमें हाईएस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब आप देखते जाइए कि बोरबरी रूल्स का इस्तेमाल, 2n स्क्वायर का इस्तेमाल और बाकी के नियमों का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने के लिए किस तरीके से करते हैं, देखते जाइए। MnO ये पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं बोरोन को, बी है इसका जो सिंबल है, और इसका जो एटॉमिक नंबर 5 है। तो 5 में यह देखिए 2 की लिमिट है इसकी पूरी, ये कक्षा पूरी भर गई। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे एल कक्षा में। ठीक है, बाकी की कक्षाएं पॉसिबल नहीं है, यहाँ पूरा हो गया इनका। तो आगे चलते हैं, देन कार्बन पे जाते हैं। 6 है, 6 में यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। ठीक है, बाकी कक्षाएं पॉसिबल नहीं हैं। देन नाइट्रोजन पे जाते हैं, 7 है, ये 7, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा पूरा। देन 5, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, डैश डैश लगा देंगे। अब आता है ऑक्सीजन 8 पे, एटॉमिक नंबर 8 है ऑक्सीजन का, तो यहाँ 2, देन यहाँ 6, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। ठीक है, ये पूरे हो गए यहाँ पे, 6 2 8 और यहाँ 8, एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब इसके ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला 9, यहाँ देखते हैं 2, देन 7, ठीक है, 7 2 9 पूरा हो गया। देन 10, ये है नियॉन, ठीक है, यहाँ 2 और यहाँ 8, ठीक है। अब मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे 8 पूरे हो गए हैं, ठीक है, और जिस भी कक्षा में 8 पूरे हो जाते हैं वो एक स्टेबल विन्यास प्राप्त कर लेती है। तो उसका मतलब ये है कि अब इसमें और इलेक्ट्रॉन, या ना तो इलेक्ट्रॉन ये देगी और ना ही इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगी, तो ये इसका स्थायी विन्यास हो गया। तो ये जो नियॉन जो है ये एक इनर्ट गैस होती है या इनर्ट एलिमेंट है ये, तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे क्या है इसका, अभी मैं डीप में नहीं ले जाना चाहता। अब आगे आता है सोडियम, ठीक है, सोडियम 11 पे आ रहा है, एटॉमिक नंबर 11 है, 2, देन 8, 8 और 2 10 और इनका था 11, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हमारा और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा यहाँ। यहाँ फ्रेंड्स देखने की बात यह है कि पहला तो 2n स्क्वायर के हिसाब से इसका जो लिमिट है एल कक्षा का वो 8 इलेक्ट्रॉन्स का है, तो इसमें 9 तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल ये था कि चलिए अगर मैं इसमें 9 कर भी दूं तो इसमें 9 अगर मैं कर देता हूं तो वो जो है रूल्स वायलेट हो जाएंगे। पहला रूल जो 2n स्क्वायर का वो वायलेट हो जाएगा और जो दूसरा नियम है वो भी वायलेट हो जाएगा, क्योंकि कि अगर मैं इसमें ये इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ 9 तो ये लास्ट की कक्षा हो जाएगी और लास्ट की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते नहीं हैं। तो ठीक है, तो आपको पता चल गया किस तरीके से बोरबरी के रूल हमारी हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने में। तो पहली में 2 आएंगे, दूसरी में 8 आएंगे और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसके बाद ये कक्षाएं पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है। तो आगे चलते हैं, अब जाते हैं मैग्नीशियम पे। तो यहाँ देखते हैं 2 8 देन 2, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं m की जो लिमिट है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स की है, 2 8 18 32, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे चलते हैं, एल्यूमिनियम पे जाते हैं, 2 8 3, 8 और 2 10 और 3 13, 13 ये पूरा होना चाहिए, ठीक है। फिर 2 8 4 ये सिलिकॉन हो गया। फिर 2 8 5 फॉस्फोरस 15 पे, 8 2 10 और 5 15। देन ये सल्फ़र है 16 पे, 2 8 6, देन क्लोरीन आ गया 2 8 7, 8 2 10 और 7 17, ये 17 पूरा हो गया। ऐसे आप इनको मिला के देख लेंगे, ये जो टोटल है ये इससे मैच करना चाहिए। देन आ गया आर्गन 2 8 8। अब आप देखिए 8 2 10 और 8 18, यहाँ पूरा हो गया इसका। तो ये तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये इसकी लास्ट की कक्षा क्या है, m कक्षा है, और लास्ट की कक्षा में इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो ये भी एक इनर्ट तत्व है। तो मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ ताकि हमें पता हो जाए। पहला हमारा यहाँ आ रहा था
ये देखिए इसके में भी 8 था लास्ट में और इसके में भी 8 है लास्ट में। तो ये जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इसके भी और इसके भी, तो ये इनर्ट एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है। अब आते हैं पोटेशियम पे। 2 8, इसमें 2 8 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। मैं यहाँ 18 कर भी सकता हूँ लेकिन वो इनवैलिड हो जाएगा। कैसे? अगर मैं यहाँ 18 लिख देता हूँ तो ये तीसरी कक्षा इसकी लास्ट कक्षा हो जाएगी और लास्ट की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं 9 नहीं लिख सकता, यहाँ मैं लिखूँगा 8 और जो एक बचेगा वो एक बचेगा अगली कक्षा में जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 8 2 10 और 8 18 और 1 19, ये पूरा हो गया, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपकी। अब देखते हैं कैल्शियम को, लास्ट है। ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है, फर्स्ट 20 आप देखिए पहले, बाद में आप सीख जाएंगे तो आप आगे भी कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 2 देन 8 8 8 एंड 2। तो ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का बहुत इजी है निकालना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोर-बोरी के जो दोनों तीनों नियम हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, उन्हीं नियम को फॉलो करके आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं वैलेंसी पे, लेकिन वैलेंसी पे चलने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि वैलेंसी क्या होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वैलेंसी देखते हैं क्या होती है वैलेंसी। फ्रेंड्स यहाँ मैं वैलेंसी की डायरेक्ट आपको परिभाषा नहीं बता रहा, यहाँ मैं वैलेंसी आपको पहले समझाता हूँ, इसके बाद परिभाषा आप अपनी इंटरनेट से भी या किसी बुक से भी आप देख सकते हैं। चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने आपको बताया था कि एटम्स होते हैं, अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं, जैसे कि ये 2 एटम्स आपको दिखा रखे हैं। ये एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं और ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये एटम्स आपस में रिएक्ट करते किस तरीके से हैं? ये 2 तरीके से रिएक्ट करते हैं। नंबर 1, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है इनके बीच में। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में क्या होता है कि ये या ये चलिए कोई भी एक मान सकते हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन ये देता है। जैसे सपोज कीजिए ये एक एटम है, इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली चला गया, इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकल जाता है तो ये बन जाता है पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन बन जाता है, ठीक है। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसको कोई दूसरा एटम जो है वो ले लेता है, तो ये इसके अंदर आ गया। तो जब ये इसके अंदर आ जाता है तो ये बन जाता है नेगेटिव आयन। तो ये जब नेगेटिव आयन बन जाता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, या इसको हम एक चीज़ और भी कह देते हैं, दूसरा नाम है इसका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है और ये जो वैलेंसी है, इस टाइप की जो वैलेंसी होती है इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो एक जो एटम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है या ले सकता है। या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट दे सकता है या ये 3 इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट ले सकता है, ठीक है। तो ये इसके डीप में हम अभी नहीं जा रहे, तो फिलहाल आपको पता चल गया कि किस तरीके से ये आपस में ये बॉन्ड बनाते हैं। तो पहला होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और या इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और ये जो वैलेंसी होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ कि एटम आपस में किस तरीके से रिएक्ट करके बॉन्ड बनाते हैं। क्या होता है कि ये जो एटम है ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से देने के मूड में नहीं होता और ये भी पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन इससे ले नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं आपस में ये शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, इस तरीके से जब एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है तो एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो वैलेंसी हमारी 2 टाइप की होती है, एक होती है हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी, एक होती है हमारी कोवैलेंसी। बेसिकली होती तो 3 है, लेकिन तीसरी का मैं भी जिक्र नहीं कर रहा, वो हायर क्लासेस में है।
तो फिलहाल आपके लिए जानना यही ज़रूरी है कि कितने टाइप की वैलेंसी होती है। वैलेंसी दो टाइप की होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी में क्या होता है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ये दे देता है और ये ले लेता है, तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। और कोवैलेंसी में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का जब साझा होता है पार्टनरशिप होती है, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है तो उसको बोलते हैं हम कोवैलेंसी। ठीक है, तो दो टाइप की वैलेंसी होती हैं और इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं, इंटरनेट से भी देख सकते हैं, किसी बुक से भी देख सकते हैं। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, अगले मैं कभी देखूंगा इसमें वीडियो किस तरीके से बना रहा है, तो मैं दूसरा कोई वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जिसमें आपको मैं बहुत ही विस्तार से वैलेंसी के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम अपने टॉपिक की तरफ लौट के चलते हैं, हम देखते हैं हमारे कितने हैं। तो मैं एक चीज़ दे रहा हूँ आपको कि जैसे मैंने बताया, आयनिक बॉन्ड जब बनता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है, तो वो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स या तो कोई इलेक्ट्रॉन एटम दे सकता है या ले सकता है। 3 से ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता ना ले सकता। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से ये होता है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोबारा। तो फ्रेंड्स, वैलेंसी की हम बात कर रहे थे। वैलेंसी में देखिए, ये हाइड्रोजन है, सॉरी ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने पहले बताया था, इसमें वैलेंसी के निर्धारण में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसकी के कक्षा में है, पहली कक्षा है के कक्षा, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एटम है हाइड्रोजन का, ये एक इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है। ठीक है, और ये चूँकि फर्स्ट जो इसकी कक्षा है के कक्षा, उसमें जो लिमिट होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन जब ये दे सकता है, दे देता है, तो ये +1 वैलेंसी इसकी हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, कभी कभी रेयर केसेस में ये ले भी लेता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको अपने 2 पूरे करने। 2 क्यों पूरे करने, वैसे तो 8 पूरे करने होते हैं, ऑक्टेट रूल होता है, आप आगे पढ़ेंगे, या आपने बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ा भी होगा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि किसी भी एटम को अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं, उसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जो जब लिमिट ही इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, 8 तो इसमें आएंगे नहीं, तो ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन की डिमांड रहेगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसकी वैलेंसी +1 हो जाती है। लेकिन अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो इसकी -1 भी हो जाती है, लेकिन ये -1 रेयर केसेस में होती है। ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि इसकी +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। अब बात आती है हीलियम की। हीलियम में ये देखिए, के कक्षा है और इसकी जो लिमिट है वो लिमिट जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, और कोई इसका एटॉमिक नंबर 2 ही है, और कोई इलेक्ट्रॉन्स इस पे है नहीं। ठीक है, तो 2 इसके पूरे हो चुके हैं। तो चूंकि इसके 2 पूरे हो चुके हैं, तो ये एक इनर्ट है। इस पे स्टार लगा देता हूँ, मैं पहले भूल गया था। तो ये इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैस का मतलब है, इनर्ट एलिमेंट का मतलब है कि ना तो इलेक्ट्रॉन ये देगा किसी को, ना इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसके फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की लिमिट होती है और 2 इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, तो ये देगा नहीं किसी को और ना ही लेगा किसी से, रिएक्ट ही नहीं करेगा किसी से। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंसी है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, जो इनर्ट गैसेज हैं उनकी वैलेंसी 0 होती है। ठीक है, या इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी 0 होती है। अब बात करते हैं लिथियम की। लिथियम का 3 था, यहाँ देख लीजिए, ये 2 है, 1 है। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि ये 2 8, यहाँ 2 8 18 32, पहले मैं लिख देता हूँ 2, देन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देन 18 इलेक्ट्रॉन, देन 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मैंने लिख दी। के की लिमिट ये, एल की ये, एम की ये, और एन की ये। ठीक है, तो ये बात करें लिथियम की, तो लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, एक इसके पास है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना तो कोई एटम ले सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कोई लेन देन होता नहीं है। यहाँ बात हो रही है 7 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ये ले तो सकता नहीं है, लेकिन हाँ एक काम कर सकता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी लास्ट की कक्षा हो जाएगी 2, तो इसका ये पूरा हो जाएगा फिर। ठीक है,
तो ये क्या करता है, सबसे आसान रास्ता यही है इसके पास कि ये 7 तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता किसी से, क्योंकि बहुत एनर्जी लगेगी, 7 इलेक्ट्रॉन नहीं खींचे जा सकते, 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो ले सकता ना दे सकता। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं बेरिलियम की 4 पे। ये देख लीजिए, ये है, इसके में 2 हो गया, लास्ट जो कक्षा है उसमें 2 है। इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसको पूरे करने हैं, इसके बाद 2 हैं, यानी कि इसको कितने चाहिए, 8 में से 2 गया 6, 6 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये ना तो ले सकता है, और ये एक काम कर सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे सकता है। ठीक है, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है तो इस पर प्लस लग जाता है चार्ज, और 2 वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी +2 हो जाएगी। देन इसकी बात करते हैं, ये है हमारा बोरोन है, बोरोन 5 पे है, तो 2 और 3 5 हो गया। तो लास्ट की कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने चाहिए, इसको चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन, 5 और 3 8। लास्ट की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं ऑक्टेट रूल के हिसाब से। ठीक है, तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं ले सकता भैया, ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने दे देता है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +3। ठीक है, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। अब बात करते हैं भाई साहब कार्बन की। कार्बन 6 पे आता है, यानी कि पहले में 2 दूसरे में 4, 4 2 6। ठीक है, तो लास्ट की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करना है भैया, इसको जो है 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब भैया 4 इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं सकता किसी से, और 4 इलेक्ट्रॉन भैया इससे भी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जो लिमिट की है, लिमिट जो है वो 3 की है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा का लेन देन होता नहीं है, और यहाँ बात हो रही है 4 की, तो यहाँ धर्म संकट फंस गया, ना तो 4 अपने दे सकता है ये किसी को, ना ही 4 किसी से ले सकता है। तो ये क्या करता है कि 4 का ये साझा कर लेता है। ठीक है, 4 का किसी भी, या तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा ये, जैसे भी है, जो भी है। तो ये क्या करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स का साझा कर लेता है, तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 4। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि आप ना तो यहाँ प्लस लिखेंगे ना यहाँ माइनस लिखेंगे, क्योंकि ये वैलेंसी वैलेंसी नहीं है, ये वैलेंसी है कोवैलेंसी। ठीक है, कोवैलेंसी में कोई प्लस माइनस चार्ज होता नहीं है। ठीक है, ये बहुत काम का पॉइंट मैंने आपको बताया है, जो अधिकतर मिस करते हैं लोग। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब आती है बारी भैया नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन 7 पे है, 7 पे नाइट्रोजन है, तो 5 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 हैं। इसको कितने चाहिए, इसको चाहिए 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता आपने, लेकिन हाँ 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पे माइनस का 3 चार्ज लग जाएगा। ठीक है जी, नाइट्रोजन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 6 पे है, सॉरी 8 पे है, और इसको जो है आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 तो दे नहीं सकता, 2 ले लेगा, तो ये -2 इसकी वैलेंसी हो गई। ठीक है, और ये आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन 2 7, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए खाली, और 8 पूरे करने इसको, तो 7 तो दे सकता नहीं, तो 1 ले लेगा, बड़ी जल्दी से झटक लेगा ये, 1 किसी से भी ले लेगा ये, तो इसकी वैलेंसी है -1। ठीक है, ये -1 वाला है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, भैया नियॉन देखते हैं। नियॉन में देखिए, ये लास्ट में इसके 8 हैं भैया, ना तो ये लेगा किसी से ना ये देगा किसी से, और तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। और मैं पहले ही बताया था, स्टार भी मैंने लगाया हुआ है, ये है इनर्ट गैस। इनर्ट गैसेस की वैलेंसी 0 होती है। अब बात करते हैं सोडियम की। सोडियम आ गया भैया 11 पे है, 8 2 10 और 1 11, यानी कि एम कक्षा है। लास्ट की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको भैया ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 पूरे करने हैं इसको, तो 8 पूरे करने, तो 7 इलेक्ट्रॉन ये ले तो सकता नहीं, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी प्लस। आगे इसकी बात करते हैं मैग्नीशियम की। ये भैया 2 दे देगा आपने, क्योंकि भैया 6 इलेक्ट्रॉन लेना बस का नहीं है इसके, तो +2। देन ऐसा ही इसके साथ होगा, ये दे सकता है किसी को, तो ये भैया 3 दे देगा, क्योंकि 5 तो ले नहीं सकता, 3 दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका। देन इसकी हम बात करते हैं, ये है हमारा सिलिकॉन। ये फिर वही कार्बन वाली सिचुएशन बन रही है, तो ना तो 4 ले सकता ना 4 दे सकता, तो भैया ये 4 का साझा कर लेगा, तो ये 4 हो जाएगी। यहाँ पे प्लस और माइनस आपको लिखना नहीं है, ये कोवैलेंसी है भैया। ठीक है, देन क्या है 5। ठीक है, फिर ये फास्फोरस है 15 2 8
10 और 5 15, लास्ट में 5 है, ठीक है। इसको 3 चाहिए 8 पूरे करने के लिए, 5 3 8, 8 पूरे करने के लिए 3 चाहिए, तो ये क्या करेगा, 3 ले लेगा किसी से, तो माइनस के 3, देन अगेन माइनस के 2, देन माइनस का 1, ये क्लोरीन होगी। जी हाँ, ये क्लोरीन है, और ये बहुत जल्दी एक इलेक्ट्रॉन किसी से भी झटक लेती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ये, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगी तो इसकी माइनस वैलेंसी है, -1 वैलेंसी होती है, ठीक है। देन अगला आ गया 8 वाला, यानी कि ये भैया लास्ट में इसके 8 है, और ये ना तो लेगा ना देगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी भाई 0, और इनर्ट गैस है ये, पहले ही मैंने स्टार लगाया हुआ आर्गन, देख लीजिए। देन आती है इसकी बारी, ये है पोटेशियम, आपका 19 पे है, 2 8 8 1, 8 2 10 और 8 18 1 19 19, ठीक है। और ये लास्ट में इसके 1 है, और ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसको 7 चाहिए। 7 भाई साहब ले नहीं सकता, इतनी एनर्जी नहीं है इसमें, या किसी भी एलिमेंट में कि वो 7 किसी से खींच ले इलेक्ट्रॉन, बहुत एनर्जी लगती है एक इलेक्ट्रॉन लेने में, ठीक है। और 7 की बात हो रही है भैया, तो एक काम कर सकता है, ये 1 दे देगा अपना, तो जब ये 1 दे देगा तो इसकी +1 वैलेंसी हो जाएगी। और चूंकि ये अगले की बात हम कर रहे हैं कैल्शियम की, कैल्शियम 20 पे आता है, 2 8 8 2, तो ये भैया 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी वैलेंसी +2 हो जाएगी। तो ये वैलेंसी मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी भी बता दिया, मैंने आपको कोवैलेंसी भी बता दिया, कम से कम उसका बेसिक मैंने आपको बता दिया है। और आपको वीडियो में कोई भी अगर समस्या आ रही है, या आपको और डिटेल वीडियो चाहिए वैलेंसी पे, बॉन्ड्स पे, या किसी भी उस पर आपको कोई वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप जो है कमेंट करें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करने से हमारा फ़ायदा होता है, हमें अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि कोई हमसे बात कर रहा है, किसी को हमारी ज़रूरत है, और कहीं कोई देश के कोने में कोई एक बच्चा है जिसको गाइडेंस की ज़रूरत है, और अगर कोई बच्चा मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करता है, मेरे वीडियो पे कमेंट आके करता है वो, और जितना मेरे बस का है उतना, जितना मैं केमिस्ट्री के बारे में जानता हूँ उतना मैं उसको बताऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ भैया कमेंट्स कीजिए, और बताइए आपकी क्या समस्या है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट करने से हमें हिम्मत मिलती है, हमें अच्छा लगता है। बस यही मांगते हैं आपसे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। केमिस्ट्री बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है अगर इसको टाइम से ना समझा जाए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।